जो प्रोटेस्ट हुआ था, जेंजी प्रोटेस्ट, उसमें मिनिस्टर्स का मजाक उड़ाने के लिए उनके सिंदूर लगा दिया है, लड़कियों के कपड़े पहना दिए, एज इफ वुमेन होना कोई इंसल्ट है। जेंजी माने क्या होता है? आसमान से परियां उतरी हैं और एक नई नस्ल का घोड़ा उतरा है। कुछ नहीं है भाई, इंसान है। तो फिर ये इसे जेंजी प्रोटेस्ट लेबल करने में किसका फायदा है? एल्गोरिथम जो है अलग अलग तरीके से ये प्रोटेस्ट सबको दिखा रहा है। इस प्रोटेस्ट की सच्चाई क्या है? मत कहो कि हमें सच्चाई दिखाई नहीं गई, पूछो कि हमें सच्चाई चाहिए भी है क्या। वास्तविक समस्या ये है कि इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ था, वो काफी सस्ते में नहीं पड़ गया। क्या आपको लगता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? तुम क्या सोच रहे थे इस आंदोलन से? और क्या होता है बताओ, क्या करना था? ट्रम्प को गिराना था? कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू में बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस आंदोलन का, पर जब उनको हेट मिलना शुरू हुआ, जब उन पे क्रिटिसिज्म आने लगे, चेन रिएक्शन ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि और भी जो मुद्दे हैं जैसे रिजर्वेशंस के मुद्दे हैं, एक टेम्पलेट बन गया है कि एक इंस्टाग्राम चैनल बना के हम इस तरह का रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। आचार्य जी, ये प्रोटेस्ट का जो पूरा नेचर ही है कुछ उस टाइप का, उसका इमोशनल एक रजिस्टर है। इसमें एक ये भी हो रहा है कि ये वायरल इसीलिए है क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गाली प्लस ह्यूमर। तो जो मीम का फॉर्मेट ही है वो थोड़ा मॉकरी का, मिमिक्री का और सैटिरिकल है, एंड दैट कॉम्बिनेशन सीम्स टू वर्क फॉर द जेंजी एंड दैट हैज काइंड ऑफ बिकम देयर पर्सनैलिटी आल्सो। कॉम्बिनेशन वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। इसमें जेंजी जैसा कुछ खास नहीं। हम जेंजी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई एलियन स्पीशीज अचानक से उतर आई है। जेंजी माने क्या होता है? 30 साल से कोई भी कम है तो जेंजी है। मोटे तौर पे अगर कोई 30 साल से नीचे का है आज तो जेंजी हो गया। आधे तो यहां बैठे होंगे, हाथ उठाओ भाई जेंजी, ये लो, यही है जेंजी। पर हम जेंजी ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कि एक एलियन स्पेसशिप आया और उसमें से एकदम ऐसे निकले नए खून के, नए अंदाज के, नई पीढ़ी के सिकंदर। कुछ नहीं है, जेंजी ही तो थे। ये देखो खड़े तो थे। जेंजी क्या होता है? इंसान है जैसे हर कोई होता है। इंसान है, उसमें कुछ खास थोड़ी है। जिंदगी भर मेरा इन्हीं जेंजी से ही तो पाला पड़ा है। कोई मुझे आकर के बोलेगा नहीं नहीं ये डरते नहीं है, ये डरते नहीं है। पूरी जिंदगी बीत गई मेरी इनसे डर निकालने में। मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना हो अगर पता चले ये डरते नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो कि ना डरो, पर तब भी ये डरते रहते हैं। इतना समझाओ मत डरो भाई मत डरो, तब भी डरते रहते हैं। हाँ, जब भीड़ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो भीड़ में ऐसा लगता है कि हम निडर हैं। पर उनकी जिंदगी को देखो, जिंदगी के फैसले को देखो, जिंदगी में तमाम जहां उनको चुनाव करने पड़ते हैं वो सब देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि बहुत डरे हुए लोग हैं। और ये बात मैं बड़े अफसोस से बोल रहा हूं क्योंकि दसियों सालों से मैं इसी पर काम कर रहा हूं कि इनके भीतर से डर खत्म हो जाए। वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये जेंजी ऐसे जैसे जेंजी कुछ नया ही निकल करके आ गया है। आसमान से परियां उतरी हैं और एक नई नस्ल का घोड़ा उतरा है। कुछ नहीं है भाई, इंसान है जैसे हर इंसान में पुरानी वृत्तियां होती हैं और अहंकार होता है, वैसे इनमें भी है। और ये भी नहीं है कि एक जेंजी प्रोटेस्ट थी। देखो, हर जनरेशन में कुछ होते हैं एक विचारधारा के और कुछ होते हैं दूसरी विचारधारा के, होते हैं ना। अभी जो आप देख रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक खास जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो एक खास जनरेशन में भी एक आइडियोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक जनरेशन को नहीं। आपने उस आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को जनरेशनल समझ लिया। वो जो आप वहां देख रहे थे जमावड़ा, वो आइडियोलॉजिकल था, जनरेशनल नहीं था। तो आप उस आइडियोलॉजी का नाम लेने की जगह उसको एक जनरेशन का नाम दिए दे रहे हो। ये जेंजी प्रोटेस्ट है। अरे जेंजी प्रोटेस्ट नहीं है भाई। जेंजी तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, हजारों लाखों की तादाद में। वो बाबाओं के यहाँ और अंधविश्वास की दुकानों में भी लाइन लगाए खड़े, वो भी तो जेंजी ही है। तो आप जेंजी ऐसा क्या दिखा रहे हो कि जेंजी विद्रोही होता है, क्रांतिकारी होता है और पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता है जेंजी। पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल आगे बढ़ाने का काम भी ये जेंजी ही कर रहे हैं। तो आपने जिनको देखा वो जेंजी का एक बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन है जो एक खास आइडियोलॉजी की तरफ झुका हुआ है। और वो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेनियल्स में भी मिलेगा, बूमर्स में भी मिलेगा, जेनेक्स में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। ये कोई जेंजी प्रोटेस्ट नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोटेस्ट थी। आइडियोलॉजिकल, इसको जनरेशनल नाम मत दो कि ये तो एक जनरेशन थी जो कि जेंजी वर्सेस द अदर जनरेशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज वन आइडियोलॉजी वर्सेस अदर आइडियोलॉजीज। और इसीलिए वो जो आइडियोलॉजी थी जो वहां रिप्रेजेंट हो रही थी उसमें सिर्फ जेंजी शामिल नहीं था, उसमें 35 साल वाले, 40 साल वाले, 50 साल वाले भी घुसे हुए थे। एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजन
क्योंकि अगर बात जनरेशनल होती तो उसमें सिर्फ उसी जनरेशन के लोग मौजूद होते, वो बात जनरेशन की थी ही नहीं, वो आइडियोलॉजी की बात थी, तो इसीलिए उसमें और जनरेशन के लोग भी घुसाए थे। वो इतनी सारी आप जो फोटोज वगैरह देखते थे, ठीक है, वहां पर काफी कुछ हो रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, आपने ये सब देखा। आपको क्या लग रहा था वो जो फोटोज में आते थे वो 10वीं 12वीं के बच्चे थे? बहुत सारे तो 30-35 30-35 40 साल वाले थे वो सब थे। द ग्लू, द एडहेसिव वाज आइडियोलॉजिकल, नॉट जनरेशनल। और ये बात लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों को लग रहा है एक नई पीढ़ी आ गई है, एकदम नई सोच लेकर के, और वो बिल्कुल पुरानी जितनी भी कालिख थी उससे अछूती है और अब वो कल्याण कर देगी। कोई बोल रहा है, ओ नो, यू नो, द सिस्टम मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। कम ऑन, come on, there is nothing special in that generation, nothing at all. I wish they were special, but they are not. They are just like any other human being. आचार्य जी, 2 क्वेश्चन है। एक तो फिर ये इसे जेनजी प्रोटेस्ट लेबल करने में किसका फायदा है? लाइक व्हाई इज इट देन बीइंग लेबल्ड एज जेनजी प्रोटेस्ट? और आप ये छुपाना चाहते हो कि वो जेनजी नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन कुछ यूथ का एग्रीगेशन है। वो लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। आप छुपाना चाहते हो कि वो एक आइडियोलॉजिकल कांग्रेगेशन है। आप दिखाना चाहते हो कि वो एक पूरी पीढ़ी का विद्रोह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। काश कि वो एक पूरी पीढ़ी का विद्रोह होता, पर वो है नहीं ना। वही पीढ़ी, आप बोल तो रहा हूं ना, अंधविश्वास की दुकानों पर भी देखोगे उसी पीढ़ी को आप देखोगे कि माँ बाप ने बोल दिया डॉक्टर बन तो सर झुका करके चल दिया नीट का एग्जाम देखने। उसी पीढ़ी को आप देखोगे जा शादी कर तो सर झुका के चल दिया शादी करने। वो पीढ़ी विद्रोही है कहां? मैं तो चाहता हूं वो विद्रोही हो, पर वो विद्रोही है नहीं, वो विद्रोही नहीं है। तो मतलब जो ये ऑनलाइन जेनजीज का फिर एक इमेज बना है, मतलब एक सपोज एक ये इमेजरी है, एक ये एक ऑनलाइन जेनजी है, उसका एक पर्सोना है, और एटलीस्ट अभी तो जो सोशल मीडिया में वो पर्सोना एक बहुत करेजियस, बहादुर, विद्रोही टाइप का पर्सोना है। वो जो जानते नहीं है वो उसके बहकावे में आ जाएंगे, और उनके माँ बाप को पता होगा खुद ही। कहेंगे इसको तुम, वो अपने अपने बेटे की फोटो देखेंगे सोशल मीडिया में, कहेंगे इसको तुम करेजियस बता रहे हो। हम जानते हैं ना ये कैसा है। रात में मम्मी को उठाता है, मम्मी डर लग रहा है अंधेरे में कैसे बाहर निकलूं। पर झूठा ही सही, क्या उसको देख के पूरी जनरेशन इंस्पायर हो सकती है? ये ना हो जाए ना, क्योंकि जो इसी जेनजी में जो मेजॉरिटी है वो तो दूसरे आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन की है ना। कहीं वो ना ऐसा ही धरना प्रदर्शन करने को इंस्पायर हो जाए। ये खतरा है कि अगर 10% लोग इतना कर सकते हैं तो अब 90% पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। कहीं वो ना यही राह पकड़ ले, ये खतरा और है। देखो, बोल्डनेस उसमें नहीं होती कि जैसे हमने बोल दिया कि बोल्ड मूवी आई है क्योंकि उसमें सेक्सुअल सीन्स हैं, या कि फलाना एक्ट्रेस बोल्ड है क्योंकि एकदम कम कपड़े पहन के आ जाती है। बोल्डनेस की और करेज की ये परिभाषा बड़ी उथली है, बड़ी हास्यास्पद है। क्या आप बोल दो यू नो दे आर सो करेजियस, दे आर सो बोल्ड, क्योंकि वो गाली दे सकते हैं और वो रिवीलिंग कपड़े पहन सकते हैं। ये कौन सी डेफिनेशन है? असली बोल्डनेस चाहिए होती है आईना देखने में, असली बोल्डनेस चाहिए होती है अपनी जिंदगी की सच्चाई स्वीकार करने में, और वो सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, उसको कहते हैं बोल्डनेस। आप लोग कहे पड़े हो कि करेजियस हैं और बोल्ड हैं, काश की होते। मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा, मैं तो चाह रहा हूं कि करेजियस बने और बोल्ड बने, लेकिन है नहीं, है नहीं। असली दम चाहिए होता है अपने ही भीतर के अंधेरे का सामना करने में। उस अंधेरे से बचने के लिए, उसका सामना ना करना पड़े, इसके लिए तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए हम बाहर निकल करके खूब शोर मचा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो सब शोर मचाना भी कई बार बस एक विकल्प बन के रह जाता है असली काम के विरुद्ध। असली काम था अपना सामना करना, वो कर नहीं सके क्योंकि उतनी हिम्मत है नहीं, तो निकल पड़े बाहर कि अब हाँ ये करेंगे, हाँ वो करेंगे, हाँ वो करेंगे। हमें चाहिए बोल्डनेस, हमें करेज चाहिए, पर असली करेज चाहिए। सर ये जो प्रोटेस्ट था, इसकी एक बहुत लिमिटेड डिमांड थी कि हमें इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री का, और जब इस्तीफा में मिल गया तो उनका प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया। तो एक तरफ से मतलब सरकार भी काफ़ी सस्ते में निपट गई, और जो जनता भी थी वो भी खुश हो गई। पर एक मतलब बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था इसमें, तो काफ़ी कुछ बदला जा सकता था, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो लाए जा सकते थे। तो सर क्या आपको लगता है कि एक ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड है? मतलब सरकार ने उनकी एक छोटी सी डिमांड थी वो मान ली, इतना बड़ा आंदोलन था तो कुछ इतना बड़ा नहीं था। सोशल मीडिया पे तो काफी था। तुम सोशल मीडिया पे बैठो तो क्या हो सकता है। तुम क्या सोच रहे थे आंदोलन से? और क्या होता है बताओ, क्या करना था? ट्रम्प को गिराना था?
सर मतलब शायद सरकार पे अगर प्रेशर बन गया था तो कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लाए जा सकते थे। रिफॉर्म का एजेंडा ही नहीं था ना, क्योंकि रिफॉर्म लाने के लिए पहले पता होना चाहिए ना कि वास्तविक रूप में क्या खराब है। रिएक्शनरी एजेंडा था, मुझे एक इस्तीफा चाहिए, मुझे एक इस्तीफा चाहिए। सिस्टमिक रिफॉर्म का तो एजेंडा ही नहीं था ना, मुझे व्यवस्था ही सुधारनी है, ऐसी कोई सोच ही नहीं थी। और व्यवस्था सुधारने निकलोगे तो फिर पूछना पड़ेगा व्यवस्था बनाई किसने है। वो राह खतरनाक हो जाती है अपने लिए भी कि व्यवस्था के स्टेक होल्डर्स कौन है, ये सवाल पूछोगे तो फिर उंगली अपनी ओर मुड़ जाती है। तो इसीलिए सिस्टम को रिफॉर्म करना है या सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। ऐसा कभी चाहा ही नहीं गया, एक ही चीज थी कि एक इस्तीफा मिल जाए, इस्तीफा मिल गया। मतलब क्या ये फिर टोटल वेस्ट था? अब ये सब मैं क्या बोलूंगा, वेस्टेज उसकी होती है जो इन्वेस्टेड हो। तुम कितने इन्वेस्टेड थे ये तुम जानो, हम तो अपना काम कर रहे थे, तो हमारे लिए तो कुछ वेस्ट नहीं हुआ। मैं तो पता है कि सही काम क्या है, हमारे पास तो एक सार्थक मिशन है, हम तो लगातार कर ही रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं हुआ, ना टाइम खराब हुआ ना कुछ और। बाकी जिन लोगों ने अपने आप को वहां इन्वेस्ट करा, ये सवाल उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि वेस्टेज हुई कि नहीं हुई। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर। आचार्य जी, मेरा सवाल था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू में बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस आंदोलन का, पर जब उनको हेट मिलना शुरू हुआ, जब उन पे क्रिटिसिज्म आने लगे कि ये लोग जब इनकी फिल्में आनी होती हैं तो ये अपने टिकटें बिकवाने के लिए कहीं भी जाते हैं, पर जब बात देश की है, एजुकेशन की है, तब ये सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये तभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर जब ये आंदोलन अपने लास्ट चरम पे थी तब इन्होंने बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बस एक स्टोरी डाल दिया, या पर वो खुल के कभी सामने नहीं आए। इसमें एड ऑन है कि जब हम जब ऐसा देखते हैं तो हम तो इतना समझ लेते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल बनने के लायक नहीं है। फिर तब ये होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है और हम ये देखते हैं जो सिस्टम के विरुद्ध बोल रहे हैं, और या फिर जो ऐसे हैं जो मतलब जस्ट अपोजिट हैं इनके, हम उनको रोल मॉडल मानने लगते हैं। तो ये सिर्फ बस ये चेहरा बदल जाता है, या फिर ये सच में सही ये के लिए सवाल खड़े आप होते हैं? पर है, क्या आप सिर्फ अंधेरे को एक नया चेहरा देने से संतुष्ट हो, या आप अंधेरे को मिटा देना चाहते हो? आपको समस्या अंधेरे के एक खास चेहरे से है या अंधेरे से ही समस्या है? ज्यादातर ऐसा लगता है जैसे हमें अंधेरे के एक खास चेहरे समस्या है, लाओ नया चेहरा ले आ दो, हम खुश हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, दिल बहल जाता है, फिर वही ढाक के तीन पात। देखो, जो विरोध कर रहे हैं ना वो खुद उसी सिस्टम में स्टेक होल्डर्स हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं। समझो इस बात को। उस दिन पूछा था ना मैंने, क्या इसी सिस्टम के करप्शन से बहुतों का घर नहीं चल रहा है? अब आप उदाहरण के लिए नीट का एग्जाम देते हो, सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। पहले जब सिलेक्शन नहीं होता था एक डोनेशन या मैनेजमेंट फीस के नाम से चलता था, अभी होता है मैनेजमेंट कोटा होता था, उसमें डोनेशन दे देते थे। नहीं है ये ऑप्शन नहीं है तो एक दूसरा ऑप्शन तो है ना, और ज्यादा पैसे दे करके बाहर से आके एमबीबीएस कर लो, ये भी तो है ना। अभी भी बताओ कंपटीशन फेयर कहाँ है? कहाँ फेयर है? किसी के बाप ने खूब करप्शन से खूब पैसा, काला पैसा, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा है, वो अपने बेटे को बना देगा डॉक्टर। बहुत तरीकों से हम खुद उस अंधेरे में पार्टिसिपेंट्स हैं, और इसीलिए वो अंधेरा कभी हटेगा नहीं जब तक हम शुरुआत अपने आप से नहीं करते, अपने घर से नहीं शुरुआत करते। आप अपने आप को कंसोल कर रहे हो, सांत्वना दे रहे हो ये सोच करके कि सारी गड़बड़ उधर कहीं है। उधर भी गड़बड़ है, पर सिर्फ उधर ही गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ चारों तरफ है, और उस गड़बड़ का केंद्र आम आदमी के दिल में है। सफाई वहां से शुरू करनी पड़ेगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है इस्तीफे की मांग से, अकाउंटेबिलिटी अच्छी चीज है। कोई वहां मिनिस्टर बैठा है, उसका काम है कि फेयर ट्रांसपेरेंट एंट्रेंस एग्जाम होने चाहिए। मैं खुद फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का बेनिफिशियरी हूं, अभी उन्हीं की बात कर रहा था। अगर फेयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होता, हाँ,
तो मुझे भी चोट पड़ती, मैं उसका बेनिफिशियरी रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि हो, फेयर हो, सब हो। लेकिन आप जब तक ये नहीं समझोगे कि वो फेयरनेस बार बार कॉम्प्रोमाइज क्यों होती है, वो आगे भी कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी।